इस वक्त देश में सबसे हॉट मुद्दा यही है। और पहले तो तुम्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या है, चालू कर दिया। हाँ, पहले तो तुम्हें ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या है, इलेक्ट्रल बॉन्ड कब लॉन्च हुआ, इसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। और उसके बाद बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स है इससे, ठीक है। तो इसके हम फीचर्स भी पढ़ेंगे और कॉजेज भी पढ़ेंगे और उसका इफेक्ट भी देखेंगे और इनके क्या प्रॉब्लम्स है वो भी देखेंगे, है ना। सारी चीज़ें कंप्लीट अपने इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। इससे क्या सर, ये अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, टॉपिक पढ़ाना ज़रूरी था क्या? जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये टॉपिक इलेक्ट्रल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड से आपके एग्जाम्स में इस बार क्वेश्चंस आने वाले हैं। सर क्यों आने वाले हैं, इतना कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को बंद करना होगा। सर क्यों बंद करना होगा? क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो ट्रांसपेरेंसी थी बिटवीन द पब्लिक, गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन, ये चीज़ें ख़त्म हो रही थी, ठीक है। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है, अपने देश में मुद्दा चल रहा है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, क्या चीज़ें हैं इसमें, ये सारी चीज़ें अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, कुछ मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है एक पेपर है। क्या है? एक पेपर है जो कि पैसों के बदले दिया जाता है। किसके बदले? पैसों के बदले। अब जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं या जो पार्टी, सपोज पार्टी मैं लेता हूं, ठीक है, जो इलेक्शन, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कौन सी पार्टी? हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? फंड्स, है ना। तो ये फंड्स आता कहाँ है, कहाँ से है? हमारे टैक्स का नहीं होता ये। क्या होता है? ये फंड्स आता कहाँ से है? ये फंड्स आता है डोनेशन से। कैसे आता है? शब्दों का इस्तेमाल सही करना, कौन सा? डोनेशन। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को कॉरपोरेट हाउसेस जो होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? फंड्स देते हैं। किस सेंस में? डोनेशन के सेंस में। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम किसी मंदिर में जाते हो, तुम डोनेट करते हो, तो कोई पर्ची मिलती है? नहीं मिलती, है ना। किसी संस्था में जाकर अगर तुम डोनेशन देते हो तो कुछ कुछ नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं होता, कोई तुमसे पूछता भी नहीं। लेकिन तुम इनकम टैक्स में मेंशन कर देते हो कि मैंने इस संस्था को इतना डोनेशन दिया। अंडरस्टूड द पॉइंट। अगर तुम कैश में देते हो तो उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो तो उसका हिसाब रहता है। सरकार तुम्हें पकड़ सकती है कि ये पैसा तुमने क्यों, कहाँ दिया, इसका हिसाब दो। तो तुम बता सकते हो सर मैंने इस संस्था को डोनेट किया। तो यानी कि डोनेशन जो चलता है, कॉरपोरेट हाउसेस जो पार्टियों को डोनेशन देते हैं, वो कैश में नहीं हो सकता, कैश में ज़्यादा नहीं हो सकता। पहले होता था कैश में, तो वो था 20,000 तक कोई भी हिसाब देने की जरूरत नहीं थी कि किसने दिया। अंडरस्टूड द पॉइंट। सपोज मैंने बीजेपी को फंड दिया या मैंने एबीसी पार्टी को फंड दिया, ठीक है। कौन सी पार्टी को फंड दिया? एबीसी पार्टी को फंड दिया, आम आदमी, बीजेपी तो मैंने एबीसी पार्टी को फंड दिया। अब मैं अगर 19,999 रुपया अगर मैं देता हूं, पहले की बात है ये, ठीक है, 19,999 अगर मैंने रुपया दिया, पार्टी को फंड दिया, डोनेट किया, तो मुझे हिसाब देने की जरूरत। लेकिन जैसे ही 20,000 आएगा या 20,000 के ऊपर ऊपर आएगा तो मुझे हिसाब देने की जरूरत पड़ेगी और मेरा नाम वहां पे आएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सारे इलेक्शंस को हैंडल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये पहले की बात थी। तो सरकार ने इसको, जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट बनी तो इसके ऊपर काफी विचार विमर्श करके 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की बात हुई पार्लियामेंट में। अंडरस्टूड द पॉइंट। क्या लाने की बात हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की बात हुई। और इसमें कहा गया कि इस 20,000 को कम करके एक काम करो, 2,000 रुपया कर दो कैश में। क्या कर दो? यानी कि अगर मैं 1,999 रुपया अगर मैं देता हूं तो मुझे हिसाब देने की जरूरत, लेकिन अगर मैं 2,000 का डोनेशन करता हूं ताकि कैश में लेन देन कम हो जाए। अंडरस्टूड द पॉइंट। कैश की चीजों को खत्म करते हैं, कैश का कोई हिसाब नहीं होता है, लेकिन बैंक का हिसाब दिखता है, होता है, राइट। अब सरकार ने इसको क्या किया कि बोला कि इसको 2,000 कर देते हैं, ठीक है। अब ये 2,000 तो कैश का हो गया, लेकिन 2,000 के ऊपर अगर आपको डोनेट करना है तो आप कैसे करोगे? उसके लिए लेकर आए, डायरेक्ट डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते, चेक नहीं दे सकते, तो क्या कर सकते हैं?
इलेक्ट्रल बॉन्ड को बीच में लेकर आ गए। किसको लेकर आ गए? इलेक्ट्रल बॉन्ड को बीच में लेकर आ गए। अब इसमें क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान है वो मैं आगे स्लाइड्स में तुम्हें बताऊंगा, बट एक बार मैं मोटा मोटी तुम्हें समझा रहा हूं चीजें, ताकि तुम्हारे दिमाग में मैं चीजों को फीड कर दूं, फिर हम जब स्लाइड्स पढ़े तो वो चीजें हमारे दिमाग में रह जाए और बैठ जाए। अंडरस्टूड द पॉइंट? तुम्हें इजीली समझ में आ जाए चीजें। क्लियर? पहले कहानी फॉर्म में मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो समझ में आई। अभी तक मैंने क्या कहानी तुम्हें पढ़ाई? मैंने बताया पहले क्या होता था, 20,000 रुपया तक कोई हिसाब देना, 20,000 के ऊपर अगर करें तो हिसाब देना होता था, और आपको आपका नाम आएगा कि किसने डोनेट किया, पूछताछ होगी किसने डोनेट किया, क्या किया। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी 20,000 रुपये तक में, तो इसको घटा के क्या कर दिया, 2,000 रुपये का कर दिया कि 2,000 तक आपको कोई हिसाब देने की जरूरत और आपका नाम भी नहीं आएगा। लेकिन 2,000 के ऊपर अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ABC में से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपको डोनेट करना है तो आपको लेना पड़ेगा इलेक्टोरल, इनको डिजिटल पेमेंट यानी मोदी जी को UPI। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। अब RBI ने इस चीज से मना कर दिया। RBI ने कहा कि नहीं, मैं इस चीज पे एग्री नहीं हूं क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं है, कि भाई इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक SBI को चुना कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, SBI बैंक के पास मिलेंगे। तो पहला MCQ क्वेश्चन तुम्हारा यहीं सॉल्व हो गया। आज देखो हम चीजों को पढ़ रहे हैं, हम हॉट टॉपिक, हॉट मुद्दा जो देश में चल रहा है वो उठा रहे हैं, लेकिन हमें तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अपने को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, अपने को मोदी जी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें चाहिए नौकरी, तो तुम्हें चीजों को MCQ फॉर्म में पढ़ना है। इस टॉपिक से क्या MCQ तुम्हारे एग्जाम में बन सकता है वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है परीक्षा में कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो कौन सी बैंक इश्यू कर सकती है, सिर्फ आंसर विल बी SBI। वहां पे लिखा होगा RBI, SBI एसेट्रा एसेट्रा करके लिख देंगे वो। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो आंसर तुम किस में टिक मारोगे, SBI बैंक ही सिर्फ वह बैंक है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को इशू कर सकती है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो SBI बैंक को चुना गया कि भाई यहां पे इलेक्ट्रल बॉन्ड को इशू होगा। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड कब इशू होगा, अंडरस्टूड? ये तो मेन पॉइंट है कि कब सर इशू होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो हर 3 महीने में इशू होगा, हर, जैसे अप्रैल से स्टार्ट होगा। पहले सर पहला बॉन्ड जब मिलेगा, ईयर का स्टार्टिंग क्या होता है, अप्रैल। अप्रैल के बाद 3 महीने जो लो, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सर कितने कितने महीने के गैप में ये बॉन्ड्स मिलेंगे? याद हुआ? बोलो याद नहीं हुआ? याद हुआ? कब कब मिलेगा? ईयर का एकदम स्टार्टिंग कौन सा होता है, अप्रैल। अप्रैल के बाद, अप्रैल के 3 महीने बाद फिर से बॉन्ड मिलेगा तुम्हें। मैंने तुम SBI बैंक में जाके हर दिन मांगोगे ऐसा नहीं मिलता है कि तुम अभी चले गए मेरी बात सुन के और आज ही पहुंच गए। तुम BJP, ABC किसी भी पार्टी से हो अगर, तो तुम तुरंत पहुंच गए, भाई हम डोनेट जितना कमाया दे देंगे मोदी जी को। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर दिन बॉन्ड मिलेगा। बॉन्ड कब मिलेगा, हर 3 महीने में। पहला कब मिलेगा, दूसरा कब मिलेगा, उसके बाद 3-3 महीने के गैप में मिलेगा। ये फिक्स है, ठीक है? और इसके डेट्स भी फिक्स है। कब से कब मिलेगा, पहले 10 दिन, 1 से लेकर 10 तारीख तक, 1 से लेकर मतलब 11 तारीख को अगर तुम बैंक में पहुंच जाते हो तो बॉन्ड। इज इट क्लियर एवरीवन? अब इसमें सारे इंक्लूड है। वो तुम बोलोगे सर ऑफ डे, हॉलीडे, वो सब छोड़ के क्या, नहीं, उसमें इंक्लूड है। अब तुम देख के जाओ, सपोज 10 तारीख को संडे है, बैंक बंद है, नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? और 9 को जाना। इज इट क्लियर एवरीवन? अब तो तुम जा नहीं सकते, बताऊंगा मैं लास्ट में, उस चीज को हम पढ़ेंगे कि अब नहीं, अभी बंद नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। अंडरस्टूड द पॉइंट? सुप्रीम कोर्ट ने, अब आगे क्या होगा वो मैं फ्यूचर में तुम्हें नहीं बता सकता, ठीक है? अब सरकार क्या एक्शन लेगी, क्या मानेगी, वो देखेंगे बाद में, छोड़ो। तुम खाली पढ़ने पे ध्यान दो और तुम्हें MCQ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर। न्यूज तुम देखोगे ना, न्यूज चैनल्स को देखोगे, अभी न्यूज में यही चल रहा है। अभी तुम न्यूज चैनल खोल लो, कोई भी इंडिया TV वगैरह जो भी खोलना खोल लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज के ऊपर चर्चा चल रही है इस वक्त कि भाई 4-5 ज्ञानी व्यक्ति बैठे हैं
और लड़ रहे हैं कुत्ता बिल्ली की तरह। बीजेपी से एक बैठा है, एक इससे बैठा है, एक आम आदमी से बैठा है, एक निर्दलीय बैठा है, एक महान हस्ती कोई बैठा होगा और आपस में लड़ रहे हैं। वो सिर्फ यही चल रहा है इस वक्त न्यूज में, बट वो तुम्हारे कोई काम का, वो सिर्फ स्क्रैप बातें बताते हैं, अंडर ऊपरा ऊपरी बताते हैं, लेकिन इन डेप्थ तुमको हम जैसे टीचर्स बताते हैं जो इस चीज को पढ़ रहे हैं और कई सालों से पढ़ा रहे हैं, और इसमें से क्या एमसीक्यू क्वेश्चन निकल सकता है, हमें सिर्फ उस चीज से मतलब है। अंडरस्टूड द पॉइंट एवरीवन? चलो, तो हमने क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से निकाला। सबसे पहला निकाला कि कौन सी बैंक इलेक्ट्रल बॉन्ड को इशू करती है। नंबर 1 इज द, कब आया था ये? 2000, लागू हुआ 2018 से, बट बिल पेश हुआ था पार्लियामेंट में 2017 में। अंडरस्टूड द पॉइंट? बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद। पहले ये चीजें इलेक्ट्रल बॉन्ड बोल के कुछ शब्द नहीं था, बस चर्चा चल रही थी कि लाएंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? अब ये कब कब होता है इशू? हर 3 महीने में। पहला अप्रैल में होगा, फिर 3 महीने बाद जुलाई, फिर अक्टूबर और फिर जनवरी, और 1 से 10 तारीख के बीच में हर जो इशू का मंथ है उसमें 1 से 10 के बीच में ही ये इशू होगा। तुम 11 तारीख को पहुंचते हो तो तुमको बॉन्ड नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? बट इसमें एक चीज और ऐड ऑन होगी। जिस साल इलेक्शन है, जिस साल, मतलब कितने दिन मिल रहे तुम्हें? 10, 10, 20, 30, सिर्फ 40 दिन मिल रहे हैं साल में। अगर मैं बोलूं तो ये साल ही हुआ है लगभग एक बार, है तो साल में तुम्हें कितने दिन मिल रहे हैं? 40 दिन मिल रहे हैं। लेकिन जिस साल जनरल इलेक्शन है, जैसे इस साल 2024 में जनरल इलेक्शन है, तो इसमें 30 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। कितने? कोई 30 डेज आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, वो चाहे 5-5 करके ऐसे ऐड कर दे या जो भी। अंडरस्टूड द पॉइंट? 30 डेज एक्स्ट्रा दिए जाएंगे टू परचेज द बॉन्ड। जैसे जनरल इलेक्शन की घोषणा होती है उसके बाद 30 डेज की आपको एक्स्ट्रा लिमिट मिल जाएगी। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था मुझे तुम्हें बताना था फॉर द एमसीक्यू, कि क्वेश्चन आ सकता है इन केस ऑफ द जनरल इलेक्शन, तो तुम वहीं 10 ही मार के आओगे क्योंकि मैंने तुम्हें 10 ही बताया था, है ना। बट इन डेप्थ अगर तुम पढ़ोगे, अब ये नॉलेज मुझे कहां से मिलती है? ये नॉलेज मिलती है सिर्फ और सिर्फ द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स। अंडरस्टूड द पॉइंट? अब अगर तुम उनके जो एडिटोरियल पार्ट्स है अगर वो पढ़ोगे तो तुम्हें भी ये सब ज्ञान हो सकता है। मैं कोई ब्रह्मा जी तो हूँ नहीं कि मुझे सारा ज्ञान पैदा होके सब ज्ञान लेके पैदा हुआ था, है ना। तो ये नॉलेज कहाँ से मिलती है? अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ने से। तुम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, उसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता होता है, द हिंदू का, वो ले लो, तो उससे तुम्हें काफ़ी सारी नॉलेज होगी। किसी के भरोसे मत रहो, अपना तैयारी खुद करो। अंडरस्टूड द पॉइंट? बाकी मैं हूँ तुम्हें बताने के लिए, गाइडेंस करने के लिए, लेकिन तुम और इसके बारे में डेप्थ में वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या चीज़ सर? ये पीस ऑफ पेपर है। क्या है? कुछ नहीं है, एक पेपर है जो कि नगद के बदले तुम्हें दिया जाता है। मैंने, तुम पैसे दोगे बैंक को, एसबीआई में जाओगे। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा मैं आम भाषा में तुम्हें समझाता हूँ, कल को तुम्हें लेना हो। अभी ये वाला काम मत करो। अच्छा, पापा का कॉल उठाओ, पापा इज इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं, पापा इज इंपॉर्टेंट। हो गया? ओके, चलो। तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये होता क्या है, कैसे होता है? अब सपोज तुम्हें अगर लेना हुआ कभी कि सर मैं भी आपकी बातों से मैं प्रभावित हूँ और मुझे भी बॉन्ड चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा? ये दिए गए मंथ में दिए गई तारीख को बैंक में पहुंच जाना है, बैंक वाले को पैसे दे देने हैं कैश में या जो भी तुम डिजिटल, जो भी तुम जैसे पेमेंट करना, पैसे उस पैसों से मतलब है। अब उसने पैसे ले लिए 20,000 के ऊपर, 2,000 के ऊपर, कभी भी तुम दे सकते हो, लेकिन वो होगा मल्टीपल्स ऑफ, जैसे 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़। क्या बोला मैंने? मल्टीपल्स होगा। मैं बताऊंगा आगे, वो स्लाइड में आएगी, ठीक है, अभी तुम उसको भूल जाओ एक बार। लेकिन वो कुछ मल्टीपल्स में है, करेंसी के कुछ मल्टीपल्स में है। अंडरस्टूड द पॉइंट? उस मल्टीपल्स में सपोज तुम्हारे पास 5 करोड़ है, तो तुमने 5 करोड़ दे दिया और उसके बदले तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक पीस ऑफ पेपर मिलेगा जो जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड। एसबीआई उस पर लिखा होगा और वो पूरा बॉन्ड होगा। अब वो बॉन्ड उस पार्टी, जिस पार्टी का तुम बोलोगे उस पार्टी का देगा। वापिस बोलो, क्या बोला मैंने? तुमने पैसे नहीं, पहला बात बोला तुमने पैसे दिए बैंक को, उसके बदले तुम्हें एक पीस ऑफ पेपर मिलेगा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रल। अब तुम बोलोगे मैं सी पार्टी को देना चाहता हूं, ठीक है, तो सी पार्टी का बॉन्ड तुम्हें दे देगा। अब तुम्हें क्या करना है? वो बॉन्ड लेकर उस सी पार्टी के पास पहुंच जाना है, सी पार्टी के पास पहुंच जाना है। लेकिन एक बात सुनना,
उसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? नाम नहीं होगा। सर तो फिर पैसा और दे दिए और उसमें नामो नहीं है हमारा। यही तो पॉइंट है, यही तो पॉइंट है, यही तो झगड़ा है कि भाई कौन डोनेट कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। ये उल्लंघन हुआ आर्टिकल 14 का, उल्लंघन हुआ आर्टिकल फंडामेंटल राइट का, राइट टू इंफॉर्मेशन का भी ये उल्लंघन है। अंडरस्टूड द पॉइंट कि इंफॉर्मेशन लैकिंग है। कौन किसको कितना पैसा दे रहा है पता ही नहीं। ए को दे रहा है, बी को दे रहा है, सी को दे रहा है, कौन दे रहा है? आएंगे उस चीजों पे, लेकिन कौन कितना पैसा दे रहा है किसी को कुछ खबर नहीं है। यही तो मुद्दा था। अब उस बॉन्ड में तुम्हारा नाम नहीं है, अब तुम पहुंच गए पार्टी के पास, पेपर लेके सी पार्टी के पास, और बोला लीजिए 5 करोड़ रुपए। अंडरस्टूड? अब वो बॉन्ड जो है, जो पार्टी को मिला, पूरा प्रोसेस सुनना, पूरा तुम फिर मैं तुम बोलोगे ये बातें, ठीक है? अब वो बॉन्ड जो है, वो पेपर मैंने सी पार्टी को, राहुल गांधी को दे दिया। अब राहुल गांधी को क्या मिल गया? बॉन्ड। अब सुनना मेरी बात, वो बॉन्ड लेकर रखेगा नहीं अपने पास, उसको तो पैसा चाहिए ना। पेपर क्या करेगा? क्या करेगा? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। क्या चाहिए? वो पेपर में ही तो पैसा है, तुमने जमा करा दिया एसबीआई बैंक। अब राहुल गांधी दौड़ा दौड़ा तुरंत जाएगा एसबीआई बैंक के पास, विद इन 15 डेज, विद इन 15 दिन के बाद अगर जाता है ना, तो वो पैसा उसको नहीं मिलेगा, वो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? गया। 15 दिन के पहले पहले राहुल गांधी को उसको इन कैश कहां करवाना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन के पास। कहां कराना पड़ेगा? कहां कराना पड़ेगा? मैं तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कहां कराना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन के पास हर पार्टी का अकाउंट होता है, इलेक्शन कमीशन के पास, वहीं से उसको पैसा मिलेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब स्ट्रक्चर क्या था मेरे को बताओ। सबसे पहला बात, अगर मेरे को इलेक्ट्रल बॉन्ड लेना तो मैं कहां जाऊंगा? क्या दूंगा? बदले में क्या देगा? बॉन्ड देगा। अब वो बॉन्ड लेके मैं किसके पास जाऊंगा? जिस पॉलिटिकल पार्टी का बॉन्ड मैंने खरीदा था उसके पास जाऊंगा, और उसमें मेरा नाम, उसमें सिर्फ एक यूनिक नंबर होगा, बस। अंडरस्टूड द पॉइंट? पॉलिटिकल पार्टी ले लेगी, राहुल गांधी कितने दिन में उसको इनकैश करवाएगा? 15 दिन के अंदर अंदर उनको इनकैश करवाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर रेडी हो गया तुम्हारा पूरा। फिर उसके खाते में पैसे चले जाएंगे। डोनर कौन था उसका नाम नहीं पता। अब मेरा पॉइंट ये है, सपोज तुमने बॉन्ड खरीद लिया। ऐसा बहुत बार होता है, तुमने कोई चीज खरीद ली। अब हमारे जैसे व्यक्ति तो ठीक है, तुमने मैंने कुछ भी मैंने कहीं पे भी हम चले गए, हमारे से व्यक्ति चले गए कहीं पे, और हमने एक तो छोटा सा टॉय खरीद लिया, लेकिन वो टॉय थोड़ा सा डिफेक्ट था या वो पसंद नहीं आया, वो नेसेसिटी नहीं था। वापस दुकानदार के पास जाते हैं, भैया वापस पैसा दे दीजिए, बेचारा दे देता है ना? वो एक ट्रेडिंग हो गया। क्या हो गया? ट्रेडिंग में तुम्हें पैसा वापस मिल जाता है ना? तुम शेयर खरीदते हो, तुम्हारे शेयर आते हैं, शेयर का दाम बढ़ जाए चाहे घट जाए, तुम्हें अगर बेचना है बेच दो, वापस पैसा। मेरा क्वेश्चन आप सभी बच्चों से ये होगा, अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने खरीदा, ठीक है, अब आपको लग रहा है नहीं यार इसको वापस कर देते हैं और वापस पैसे ले लेते, तो ले सकते हो कि नहीं ले सकते? ये बताओ। हैं? ले सकते हैं? ले सकते हैं? पक्का? पक्का ले सकते हैं? नहीं ले सकते। सर एग्जांपल दीजिए, बताता हूं। तुम मंदिर गए, गोविंद देव जी का मंदिर गए, मोटी डूंगरी गए, ठीक है, जाता हूं मैं, मेरे बहुत पसंद है। कि क्या जाते हैं? पसंद। हाँ, तुमने जाके दान पेटी में 10,000 रुपये डाल दिए, कल वापस गए, निकाल लोगे क्या? डोनेशन शब्द का मतलब होता है कि तुमने डोनेट कर दिया, वो वापस नहीं है। डोनेशन अर्थ का मतलब ये, इसलिए मैंने 2 शब्द का इस्तेमाल किया, एक किया ट्रेडिंग और एक किया डोनेशन। ट्रेडिंग किया हुआ पैसा वापस, लेकिन डोनेशन किया हुआ पैसा वापस। अंडरस्टूड द पॉइंट? इज इट क्लियर? तो यानी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा वापस नहीं मिलता है। अंडरस्टूड? मैंने स्लाइड्स बनाई है, मैंने पढ़ाई तो तुम्हें सभी दिया अब तो खाली स्लाइड्स देखनी बाकी है। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो चीजें समझ में आ गई, स्ट्रक्चर अपना रेडी हो गया, हिंदी में अपने पढ़ लिया, आम भाषा में हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है वो समझ लिया। लॉन्च कब हुआ था इलेक्ट्रल बॉन्ड? लागू कब से हुआ?
18 से। तो 2018 में जब ये लॉन्च किया गया था तो कई सारे हमारे देश के जो बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, कई सारे लॉयर्स हैं, उन्होंने विरोध किया था, बट सरकार ने बहुमत के साथ पार्लियामेंट में उसको पास करवा दिया। लेकिन हमारे देश के कई सारे, जैसे प्रशांत भूषण लॉयर, अंडरस्टूड, काफ़ी फेमस लॉयर है, ठीक है, और भी कई सारे फेमस लॉयर्स हैं, तो उन्होंने ये अपील की और वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट में। सीपीआई का भी इसमें रोल है और एक दो बॉडीज़ का रोल है इसमें, ठीक है। तो वो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर की वगैरह की, सब किया, पीआईएल फाइल किया, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का भी उल्लंघन इसमें है, दो आर्टिकल 14 का भी इसमें उल्लंघन है जो फंडामेंटल राइट्स में आता है, ठीक है। तो ये सारे उल्लंघन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर इस वक्त बैन किया है कि भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर मैं बैन लगाता हूँ। अंडरस्टूड द पॉइंट? इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब अपने थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। जैसे पढ़ते हैं, मैं सब कुछ तुम्हें बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर बन चुका है, थ्योरी पढ़ने में अब इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा, मैं नहीं बताऊंगा, सरकार बताएगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। अब क्या डिसाइड होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया, कल दिया, 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा, मेरे ख्याल से 20 घंटा हुआ होगा मैक्सिमम, इतना ही टाइम हुआ है, ठीक है। तो अब बैन हुआ है, अब सरकार इसको पार्लियामेंट में डिस्कस करेगी, अब आगे का क्या प्रोसेस है, इसके ऊपर क्या सरकार गिर सकती है, पॉइंट है ये। अंडरस्टूड द पॉइंट कि बीजेपी लगातार सेशन 2014 से आ रही है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा देश का मुद्दा है, इस बात पे सरकार के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, इस बात से सरकार गिर भी सकती है। मतलब समझो ये एकदम चैलेंज हो गया डायरेक्ट, सरकार का मेन फैसला जो था, सरकार के पास एलिगेशन ये लग रहा है, दुनिया मीडिया ये एलिगेशन लगा रही है कि सरकार ये नीति लेकर आई, ये इसमें कई सारे लूप होल्स है और ये सरकार के अगेंस्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, पहला बात, कोई डिसीजन आपने बनाया और आपके अगेंस्ट होगा तो उससे इफेक्ट तो पड़ेगा। और तीसरा सबसे बड़ा एलिगेशन ये लग रहा है कि कॉरपोरेट हाउसेस से फंड्स लिया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। मनी लॉन्ड्रिंग माने काला धन जो है वो सरकारी माने पॉलिटिकल पार्टीज के फंड में चले गए। अंडरस्टूड द पॉइंट? ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबन 16,000 करोड़ रुपया सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के, बीजेपी के जो पार्टी है उसमें गए हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? बीजेपी पार्टी के पास गए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मैं क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे जाएगी तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं, वो मैं काट दूंगा। लेकिन जान दो, लेकिन ये सारी बातें जो है ये अखबार से ली गई है, ठीक है। तो 16,000 करोड़ का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी के पास पॉलिटिक, और एक और एलिगेशन लग रहा है कि एबीसी पार्टी में से सबसे ज्यादा फंड बी के पास है। किसके पास है? बी के पास सबसे ज्यादा फंड गया है इसके थ्रू, और इसमें तो नाम किसी का पता नहीं चलेगा। तो कितने बिजनेसमैन ने कितना पैसा देकर और पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा उठाया है, ये बात किसी को नहीं पता। तो इसमें आरटीआई, अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कुछ पॉइंट्स है कि इसमें नाम नहीं होगा किसी का, ठीक है, किसी का नाम नहीं होगा। तो एक बात सोचो, सपोज मुझे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, शिपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, मुझे बिल्डिंग बनानी है या कुछ भी, तो मैंने पार्टी फंड में पैसा दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, किसी को पता नहीं मैंने कितना पैसा दिया, नेता के पास पैसा पहुंच गया, राइट, और मुझे उन्होंने परमिशन दे दी कि नहीं इसने पैसा दिया, इसको परमिशन दो, बनाओ। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये एक जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो गई, है ना। अब इसमें एक चीज और सरकार ने ऐड कर दी थी कि आरटीआई का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। अगर आप आरटीआई की याचिका करते हैं कि मुझे राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये मेन हमारा अधिकार है, राइट, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग, है ना। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन को ही इसमें बंद किया गया कि भाई इस चीज के ऊपर आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, जो सबसे बड़ा उल्लंघन हुआ है। तो उसके इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना ही था। अब क्या नहीं, हाँ, संसद में अभी इसके ऊपर विचार विमर्श होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को क्या करना है, पूरा बंद करना है, इसमें चेंजेस लाने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है कि 13 मार्च तक, सुन लो मेरी बात, 13 मार्च तक, 2018 से जब से ये लॉन्च हुआ है 2024 तक
जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी भी पार्टी को मिले हैं उसका पूरा कच्चा चिट्ठा हिसाब देना पड़ेगा। पहला बात सुनना मेरी। दूसरी बात, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई ऐसे अभी रिसेंटली मिले हैं, ठीक है, और उनको अभी तक आपने इन कैश नहीं किया है किसी पार्टी ने, तो वो भी वापस से एसबीआई को रिटर्न कर दो। मतलब 15 दिन का टाइम होता है तो कर ही लिया होगा। फिर भी अगर नहीं किया है, एकदम रिसेंट मिला है, कल परसों तरसों में मिला है पैसा, तो पूरा का बॉन्ड मिला है अगर, तो वापस एसबीआई को लौटा दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कह दिया है। हर पॉलिटिकल पार्टी को 13 मार्च तक ये काम करके देना पड़ेगा। तो इसमें तो फंस गए आप। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया, मतलब देश का सबसे बड़ा जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अंडरस्टूड भाई, अगर उसने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो वो बात तो आपको माननी पड़ेगी। मतलब आपको देना ही पड़ेगा। आप कच्चा चिट्ठा हिसाब देना पड़ेगा। आप हिसाब दोगे फंस जाओगे। कितना पैसा मिला, नहीं दिया तो बहुत सारे एक्शंस लिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को बोला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इनकी जो है चीजों पे रोक लगाए, इनके फंक्शंस पे रोक लगाए। हो सकता है इलेक्शन ही ना लड़ पाए, पार्टी ना ही आएगी, कुछ भी हो सकता है भाई। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है क्या? फिर तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, जुडिशियरी, वही खत्म हो जाएगा। माने अगर तुम जज की बात, तुम जजमेंट ही नहीं मानोगे, लेकिन ये दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। अगर पार्टी भी है उसको भी मानना होगा, पॉलिटिकल को भी मानना होगा, सब चीज को, जनता को भी मानना होगा, ये सारी चीजें। तो ये दिखा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। माने ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये इस वक्त देश का सबसे बड़ा टॉपिक है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, 4 5 6 क्वेश्चन बन सकता है। इतना पावरफुल टॉपिक है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस एज अ फाइनेंस क्वेश्चन एमसीक्यू। क्या बनेगा? तुम्हें तो एमसीक्यू पकड़ना है कि सर क्या है ये, कौन सा बिल पेश हुआ था? फाइनेंस बिल पेश हुआ था। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लाया गया, ये किसके थ्रू लाया गया? बहुत सारे बिल्स होते हैं। क्या होता है, कोई भी चीज अगर लॉ, कानून को अगर लाना होता है, ठीक है, कोई भी लॉ बनता है, क्या बनता है, तो उसके पहले बिल पास होता है। कहां पास होता है? पार्लियामेंट में पास होता है। कहां पास होता है? पार्लियामेंट के 2 सभा है, लोकसभा एंड, तो दोनों में बिल पास होगा, दोनों की मंजूरी मिलेगी, तभी ये बिल जो है आगे जाके लॉ बनता है। ये एक स्ट्रक्चर अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, संविधान ऐसा कहता है। तो ये बिल कई प्रकार के होते हैं, मनी बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल होता है, स्पेशल बिल, फाइनेंस बिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई प्रकार के बिल होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया, ये कौन सा बिल था? फाइनेंस बिल। तो इंट्रोड्यूस विद द फाइनेंस बिल इन 2000, मैं बता चुका हूं तुम्हें, 17 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2018 से ये लागू हो गया। द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटी। ये क्या है? एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, पेपर है, सिक्योरिटी है, दैट आर यूज्ड टू डोनेट फंड टू द पॉलिटिकल। द इलेक्ट्रल बॉन्ड शैल बी इनकैश्ड बाय द एलिजिबल ओनली थ्रू अ बैंक अकाउंट विथ ऑथराइज्ड, कौन सी बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया has been authorized to issue and encash the electoral bonds through 29 authorized branches. Understood the point? The bond shall be valid for the 15, सारी चीजें। अब देखो मैंने तुम्हें सब कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया। अब जब स्लाइड्स पढ़ेंगे तो तुम्हें सारी चीजें दिमाग में घुस रही है। डायरेक्ट थ्योरी पढ़ाने से समझ पाओगे, पेपर देना एक बार मुझे ये। अरे यार ये लोग ऐड इतना करते हैं, बता भी नहीं सकते पेपर कभी। ये आज का पेपर है, देखो ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। आज के पेपर का खबर ही यही है जो हम पढ़ रहे हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्बिट्ररी एससी जंक्स इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, अंडरस्टूड द पॉइंट? अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंड्स अगेंस्ट फ्री एंड फेयर पोल्स, वर्डिक्ट, पूरा इसमें देखो सारी चीजें इसमें लिखी हुई जो अपने पढ़ रहे हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? माने इसमें ठीक है, फिर भी तुम्हें हिंदू में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, बट हम जो पढ़ रहे हैं वो एकदम आज का टॉपिक है। अंडरस्टूड? और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है चीजें। अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। संविधान के खिलाफ अगर जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हें फटकार लगाएगा ही लगाएगा, चाहे कोई भी हो।
और ये अभी मैंने जो जो चीजें आपको बताई थी, पहला पॉइंट एसबीआई बताया था, दूसरा पॉइंट बताया था 15 कैलेंडर डेज में इसको आपको इन कैश करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अगर आप खरीदोगे तो मल्टीपल्स में होगा, करेंसी के मल्टीपल्स में होगा। वो करेंसी के मल्टीपल्स क्या है, जैसे 1000, देखो मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। इज इट क्लियर एवरीवन? मल्टीपल्स क्या है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। मतलब बॉन्ड अगर आपको खरीदना है, सपोज करोड़ों में खरीदना है, तो 10 करोड़, 5 करोड़ ऐसे खरीद सकते हो, 10 के मल्टीपल में। अंडरस्टूड द पॉइंट? एक पेपर में ही पूरा अमाउंट लिखा हुआ रहेगा, जितना भी करो, ठीक है। आगे बढ़े। अब फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रल बॉन्ड एंड द प्रोसेस। फीचर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के फीचर्स क्या क्या है मैं बता चुका हूं ऐसे तो तुम्हें, लेकिन फिर भी अपने पढ़ते हैं। दिस बॉन्ड आर इशूड बाय अ नोटिफाइड बैंक से होगा ये, तुम ऐसे जाके कहीं से भी नहीं करे, नोटिफाइड बैंक यानी कि एसबीआई, ठीक है। द डोनर में अप्रोच दिस बैंक एंड परचेज द 10 डेज, फर्स्ट 10 डेज में कौन सा अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी, हर 3 महीने में बॉन्ड इशू होगा, ठीक है। द डोनर सेल परमिटेड टू बाई द बॉन्ड्स थ्रू चेक, डिजिटल पेमेंट, हेंस द आइडेंटिटी ऑफ डोनर इज, आइडेंटिटी, डोनर की आइडेंटिटी इसमें नहीं रहेगी, मैं बता दिया तुम्हें ये बात, सारी बातें मैं बता दी हूं। इफ डोनर्स आर आइडेंटिफाइड दे में गेट कॉट अप इन द पॉलिटिकल राइवलरी, और ये सब चीजें होगी, भाई तुमने उसको डोनेट क्यों किया, बीजेपी को क्यों दिया, या उसने बीजेपी को क्यों दिया, वो बोलेगा आम आदमी को क्यों दे दिया, है ना। तो इस तरीके की राइवलरी हो जाएगी, इसलिए डोनर का नाम आइडेंटिफाई नहीं किया। बट दिस इज अ थ्रेट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के ऊपर थ्रेट है ये, भाई इंफॉर्मेशन नहीं हो रही है, कौन कितना पैसा किसको दे रहा है, कितना फायदा उठा रहा है, ये हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। द डोनर डोनेट्स दिस बॉन्ड टू द पॉलिटिकल, ये बॉन्ड जो होगा ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को ही दे सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? पॉलिटिकल पार्टी हैज टू इनकैश इट अकाउंट विच इज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सिर्फ वही पार्टी को आप दे सकते हो डोनेशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, मतलब नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के साथ कनेक्टेड है, रजिस्टर्ड है। अंडरस्टूड द पॉइंट एवरीवन? ऐसे हर किसी को नहीं दे सकते। नेक्स्ट, कंसर्न्स क्या है इसके, फीचर्स तुमने पढ़ लिए, प्रॉब्लम्स यानी कि कंसर्न, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनोनिमिटी। सर ये इसका मतलब क्या है? देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसके ऊपर, और द पॉलिटिकल पार्टी टू रिवील वेदर द डोनेशंस केम फ्रॉम, ये एनोनिमिटी है भाई, एक प्रकार का धुंधलापन है ये, कि भाई कौन किसको दे रहा है, कौन किससे कितना ले रहा है, किसी को नहीं पता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। इट विल ऑल्सो गो अगेंस्ट द ट्रांसपेरेंसी, अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन पॉलिटिकल फाइनेंसिंग। Companies will no longer have to declare the names of the political party to which they have donated. So shareholders won't know where their money has gone. Shareholders मतलब तुम कंपनी के शेयर्स खरीदते हो ना, अब तुम्हारा पैसा गया कंपनी के पास, अब उस कंपनी ने कितना पैसा पार्टी फंड में डाल दिया, कितना कहाँ लगाया कुछ पता। अब एक और बात में, इसमें नेशनल थ्रेड भी है, नेशनल थ्रेड भी इसमें इन्वॉल्व है इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ। ये पॉइंट है ना, तुम्हें बहुत कम लोग बताएंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी ये बात नहीं बताई। हाँ बताता हूँ नेशनल थ्रेट क्या है, मुझे पता है, सुनो। नेशनल थ्रेट क्या है इसमें? नेशनल थ्रेट का मतलब हमारे कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है ये। सर कैसे? अरे मेरे भाई, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिसमें चाइनीज निवेश है कि नहीं, शेल कंपनीज बोलते हैं उसको, ठीक है। कई सारी कंपनियां ऐसी है, मैक्सिमम कंपनियां, आप तो स्टार्टअप आप ले लो अगर, तो मैक्सिमम कंपनियां ऐसी है जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? अब एक मेरा बात बताओ, मतलब सपोज एक कंपनी का नाम लेता हूं मैं, कोई भी कंपनी नाम ले लो, बीजू, बाइजू नहीं, बीजू बिरजू, ठीक है, सेफ अब एक कंपनी है बिरजू, अब इस बिरजू कंपनी में 45% स्टेक होल्डर जो है वो चाइनीज है, सच में है। अंडरस्टूड द पॉइंट? अब बिरजू में 45% शेयर होल्डिंग किसका है?
चाइनीज का है। अब एक बात बताओ, हमारे देश में जो इलेक्शंस है वो फेयर एंड होना चाहिए, संविधान के अनुसार क्या होना चाहिए, फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। अच्छा, अब बीजेपी पार्टी को या जो भी पार्टी को, XYZ पार्टी को, ए पार्टी को, बी पार्टी को, सी पार्टी को, माने ये तीनों पार्टी को फंड्स चाहिए, ठीक है। अब चाइनीज चाहते हैं, सपोज चाइनीज चाहते हैं कि ए पार्टी जीते, भारत में ए पार्टी जीत जाए, हमारे फेवर में है सपोज, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो चाइनीज ने क्या किया, चाइनीज ने बोला चलो हम तुम्हें देते हैं 20,000 करोड़ रुपया, तुम एक काम करो, बॉन्ड खरीद के 20,000 फंड ए में डाल दो, जब पार्टी जीत जाएगी तो हमें बहुत फायदा होगा, हम कई सारे टेंडर्स पास करवा लेंगे। बिरजू के पास 20,000 करोड़ रुपया आ गया, उसमें से मैक्सिमम हिस्सा इसने ए पार्टी के फंड में बॉन्ड्स खरीद के डाल दिया। सुनना मेरी बात, हमारे देश के जो मोटा भाई वगैरह वो तो ठीक है, लेकिन बाहर का आदमी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में घुसने की चेष्टा करेगा, अपनी मनपसंद पार्टी को जिताने की कोशिश करेगा, ये हमारे लिए नेशनल थ्रेट है कि नहीं है, ये मेरे को बताओ। इसका मतलब चाइना में बैठा हुआ आदमी हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ये तो नेशनल थ्रेट की बात जब आ गई तो सुप्रीम कोर्ट को तो डिसीजन आज नहीं लेता तो कल होता है। वो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस में ये सब थ्रेट्स चलते हैं, अंडरस्टूड तो ये सब होता है। ये हम जैसे आम नागरिकों को कम पता रहता बट डेप्थ में नहीं पता रहता कि सर कहाँ का इफेक्ट कहाँ आ रहा है, इस छोटी सी बात का इफेक्ट कहाँ तक चला गया। देखो न्यूज चैनल वाले तुम्हें ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, बता उसको सबको कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है, थ्रेट कैसे होगा, नेशनल थ्रेट भी है इसमें, इस बात को बताओ बच्चों को कि भाई नेशनल थ्रेट इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। और साबित किया कि नहीं किया मैंने कि चाइना में बैठा हुआ आदमी हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को चलवा सकता है, इस बॉन्ड एक पेपर के थ्रू वो मैनिपुलेट कर सकता है हमारे देश की इकोनॉमी को भी और हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को भी। तो ये हमारे ऊपर एक नेशनल थ्रेट भी है। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, पहले क्या था ना, पुराने टाइम में, माने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आने के पहले कोई भी कंपनी, सुनना मेरी बात, कोई भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। माने इन्वेस्ट का मतलब मैं बोल रहा हूं पॉलिटिकल डोनेशन नहीं, ऐसे हर कोई मुंह उठा के डोनेशन नहीं दे सकती, और कितना भी नहीं दे सकती थी। सपोज मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी अलायंस, ठीक है, अब मैं जो हूं, मैं अपने मुंह उठा के कितना ही 1,000 करोड़ रुपया ऐसे नहीं दे सकता पार्टी को। उसका एक लिमिट था, कैप था, उसको क्या बोलते हैं, कैप देना मतलब लिमिट करना। लिमिट क्या थी, अपने प्रॉफिट का 7.5%, कितना, मेरी कंपनी के प्रॉफिट का 7.5% ही सिर्फ मैं डोनेट कर सकता हूं पॉलिटिकल किसी भी पार्टी को, अंडरस्टूड भाई। बट ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आने के बाद ये कैपिंग को खत्म कर दिया गया। तुम कितना भी कंट्रीब्यूशन, कितना भी, नो लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कोई लिमिट, तुम 10,000 करोड़ भी दे सकते हो, 20,000 करोड़ भी दे सकते हो, 1,00,000 करोड़ रुपया भी थ्रेट है कि नहीं है। कैपिंग होना अच्छी बात थी, उससे चीजें कंट्रोल में रहती, पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना ज्यादा फंड नहीं पहुंच जाता कि वही पूरे एकदम चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। बात समझ में आई? तो लिमिटेड अगर फंड जाएगा तो सारी पार्टियों को बराबर मौका मिलने का चांस हो सकता है। लिमिटेशन हो सकती है, लिमिटेशन जरूरी है कि नहीं है? तुम्हारे घर में भी जैसे लिमिटेशन जरूरी है। अब पापा ऐसा तो नहीं है तुम्हें अंधा पैसा देते हैं, जाओ फ्लैट बेच दो उड़ाओ, ऐसा तो नहीं करते। कैपिंग है ना भाई तुम्हारी। भाई तुम अभी स्टूडेंट हो तो तुम्हें 1,000-2,000 रुपया मिलता होगा पॉकेट मनी, है ना। जब कमाने लग जाओगे तो ज्यादा पैसा मिलने लग जाएगा, बाकी पापा मम्मी को दे दोगे, पैसा थोड़ा ज्यादा मांगोगे, अब मैं थोड़ी लग्जरी लाइफ जीऊँ, 5-6 हज़ार मांगोगे। जब और 20 बच्चे हो जाएंगे तो 10-20 हज़ार रुपया तुम्हारी खर्चा होने लग जाएगा महीने का, है कि नहीं। तो कैपिंग है ना हर चीज की। तो वैसे पॉलिटिकल सिस्टम में भी कैपिंग होनी चाहिए थी, डोनेशंस में कैपिंग होनी चाहिए थी, जो पहले थी बट उसको हटा दिया गया। देखो लिखा हुआ है, द फॉलोइंग प्रोविजंस आर कंट्रोवर्शियल इन दैट सेंस, डूइंग अवे, हटा दिया गया, विद द 7.5% फॉर द कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट डोनेशन का कैप पहले कितना था? ये एमसीक्यू क्वेश्चन तुमको पूछेगा एग्जाम में कि पहले कॉर्पोरेट डोनेशंस का कैप क्या था। आंसर विल बी 7.5% पहले कैप था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या कोई लिमिट है डोनेशन की? तुम बोलोगे अनलिमिटेड डोनेशन दे सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ करोड्स। अंडरस्टूड द पॉइंट? नो नीड फॉर कंपनीज टू रिवील देयर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हर कंपनी को अपना पीएल फाइल करना पड़ता है इनकम टैक्स में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसे कहते हैं कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, मेरा कितना लॉस हुआ, मेरे पास कितना आया, मेरा कितना गया, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, बैलेंस शीट वगैरह पीएल सब देना पड़ता है इनकम टैक्स को। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड यू डोंट हैव टू मेंशन द इलेक्ट्रल बॉन्ड अमाउंट इन पीएल, विच इज अ बिग थ्रेट कि तुम्हारे पैसे गए कहां। तुमने ब्लैक मनी सारी दे दी किसको? एबीसी पार्टी को। तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया घूम के। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है? ब्लैक हवाला, ब्लैक का वाइट करना, उसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो इसमें बहुत इजी हो गया कॉर्पोरेट्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करना। इट इज वेरी इजी। ये तो एक स्पेस मिल गया मनी लॉन्डर्स को कि भाई हम इजीली कर सकते हैं, है ना। तो द रिक्वायरमेंट दैट द कंपनी शुड बी इन एग्जिस्टेंस फॉर, पहले ये था कि कंपनी को 3 साल कम से कम होना चाहिए। 3 साल की कंपनी हो गई, उसके बाद तुम डोनेशन देने लायक हो, वो भी अपने प्रॉफिट का 7.5। लेकिन अब इलेक्ट्रल बॉन्ड आने से 2017-18 से तुम कोई कंपनी हो, नहीं हो, स्टार्टअप हो, डोनेट कर सकते हो। तुम प्रॉफिट हो, लॉस हो, कोई मतलब नहीं है, तुम डोनेट। पहले क्या था? सिर्फ प्रॉफिट वाली कंपनी 7.5%, वो भी 3 साल होने के। अब मैंने नया स्टार्टअप खोल लिया, मैंने चाइनीज फंडिंग ले ली, बहुत इजी है। यूएस और चाइना बैठा है फंड लेकर, डालो इंडिया में पैसा, क्योंकि यहां की पॉलिटिकल चीजों को कंट्रोल करना है। मेरा स्टार्टअप है, मैंने चाइनीज फंडिंग ले ली, मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स दे दिए। तो कितना बड़ा गेम चल रहा था तुम्हारे नाक के नीचे। मतलब हम जैसे मध्यम परिवार वाले लोग, हम चीजों को सिर्फ ऊपरा ऊपरी देखते हैं, है ना। जय श्री राम, अच्छी बात है, आपने मंदिर बनाया, दैट्स गुड, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत करेजियस स्टेप है ये। आपने आर्टिकल 370 हटाया कश्मीर में, कश्मीर में शांति ला दी, मार मार के ठंडा कर दिया सबको, सारे पत्थरबाज अब आते नहीं है सामने। आप बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हो, आप अरुणाचल प्रदेश वाला जो मसला है उसको भी हल करने की कोशिश कर रहे हो, वो हुआ नहीं है अभी, पता नहीं क्या चीज़ के प्रेशर से वो हुआ नहीं है अभी, है ना। आप कश्मीर को लेकर चीज़ें अच्छी कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, आपके पास अच्छे मिनिस्टर्स हैं, नितिन गडकरी जैसे, जो कि रोड एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, हाईवे बन रहा है, ब्रिजेस बन रहा है, सारी अच्छी बातें हैं, सब अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है। उस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से ब्रेक लगा दिया, सहारा किए किराए पर पानी फेर दिया। अब तो सवाल उठेंगे न्यूज चैनल्स में वगैरह में, हो सकता है कि इसे दबाया जाए, वो बात अलग हो गई। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं वो तो नहीं रुकने वाले, वकील्स है वो नहीं रुकने वाले, ऑपोजिशन है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि अब लोग चीटेड फील करेंगे। तो इसका जनरल इलेक्शन के समय आना एक बहुत बड़ा धक्का है, ये पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम का ये बहुत बड़ा धक्का लगा है सबको। और सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च तक का टाइम दे दिया है कि अब आप लोग सारा कच्चा चिट्टा अपना खोल के हमें प्रेजेंट करिए। अब इसमें पार्टीज क्या करेगी नहीं करेगी, अब तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई देश की, तो बहुत बड़ा कांड हो गया ये एक प्रकार का। तो अब इन चीज़ों पे बात होगी, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो अब ये सिचुएशंस जो हमारे देश में क्रिएट हो रही है, इसका जनरल इलेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा असर आने वाला है। और अगर जनरल इलेक्शंस में अगर पार्टी गिर जाती है तो इसके तुम्हारे निजी जीवन पे भी बहुत बड़ा असर आने वाला है। ये मत सोचना कि जनरल इलेक्शंस के समय ये इतना बड़ा धक्का, अगर पब्लिक अगेंस्ट जाती है, किसान का इतना बड़ा मुद्दा, अभी जो रिसेंटली मैंने तुम्हें बताया था किसान का कितना बड़ा मुद्दा था, एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर, ये एक मुद्दा। आपने राम मंदिर वाला मुद्दा अच्छा किया, बहुत बढ़िया हुआ, उससे आपकी पॉलिटिकल छवि को 4 चांद लग गए। सारी ऑपोजिशन पार्टीज को ये लग गया कि यार अब छोड़ दो, अब अबाउ द पार चली गई बात। लेकिन ये 2 जो ब्रेक्स इनको लगे हैं, ये बहुत बड़े ब्रेक्स हैं,
क्योंकि हमारे देश में मेन है किसान, सबसे मेन, क्योंकि हमारी अभी भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे हम डिपेंडेंट है, थे और अभी भी है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमारे देश का जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अंडरस्टूड द पॉइंट। और दूसरा बड़ा हिस्सा है हमारा नींव, हमारी संविधान, जिससे हमारा देश चल रहा है। तो अगर उसके अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपकी कोई सरकार की नीति आई है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित हो गई है, तो मतलब ये बहुत बड़ा धक्का है टू द पॉलिटिकल सिस्टम। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, इसको आपके दिमाग में रखो चीजों को और बारीकी से देखो, और बेवकूफों की तरह मत पढ़ना इसको पढ़ना कि आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पॉइंट वाइज आएंगे, पॉइंट वाइज आएंगे। इंटरव्यू में भी अगर पहुंचोगे तो पूछ सकते हैं आपको ये पॉइंट्स। अंडरस्टूड। इंटरव्यू में आपकी राय भी आपको रखने का मौका दिया जा सकता है कि आपके हिसाब से सही है कि गलत है। अंडरस्टूड भाई। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम कभी इंटरव्यू में पहुंचे, ठीक है, तो इंटरव्यू में पहुंचने के बाद तुम्हें क्या लगता है, अब ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो आया है मुद्दा, अब अगर तुम्हें कोई सामने बैठा हुआ पैनल मेंबर पूछ दे कि आपके हिसाब से ये नीति सही थी या ये नीति गलत थी या क्या थी, तो आप कैसे जवाब दोगे उसको? आप अगेंस्ट बोलोगे सरकार के या फेवर में बोलोगे सरकार के? क्योंकि तुम्हें उस सरकार में जाके अब काम करना है, उस सरकार में जाके आपको काम करना है जिसके आप अगेंस्ट बोलोगे, है ना? तो अब जिस सरकार में तुम काम करने जा रहे हो, तुम उसके फेवर में ही रहोगे, है ना, या अगेंस्ट रहोगे? बताओ क्या रहोगे? वेरी गुड सर, डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा मैं। देखो ये सब भावनाओं में मत बह जाओ, भावनाओं में मत बह जाओ। सर ये चीजें गलत, ये पॉइंट सही थे, ये पॉइंट्स गलत थे, मैंने तुम्हें डिप्लोमेटिक आंसर इंटरव्यू में भावनाओं में मत बह जाना। नहीं सर गलत हुआ, ये हुआ, जय श्री राम, देशभक्ति, ये वो, ये सब मत कर देना। इंटरव्यू में आप एक पोजीशन पे काम करने जा रहे हो गवर्नमेंट पे, यू शुड ऑलवेज बी डिप्लोमेटिक। तुमने एस जयशंकर से सीखो, एस जयशंकर से सीखो, सबसे बेस्ट, मुझे सबसे अच्छा वही लगता है एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना? हर समय उसको देखो यार, उसकी कभी है ना, मैंने तुम वीडियोस देखना, ये फालतू जो नाच रहा है एलविस यादव और ये, इससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। बेकार की कैरी मिनाटी, उन्हीं मिनाटी, ये सबसे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। फायदा हो इनको सुनो, एस जयशंकर को सुनो, एस जयशंकर को सुनो, नितिन गडकरी को सुनो, ये लोग से बहुत तुम्हें नॉलेज मिलेगा। अब एस जयशंकर को भी सुनना, जो भी उसको चीजें पूछी जाती है उसका डिप्लोमेटिक आंसर देता है। उसे पूछो कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, है ना कर दिया, तेना कर दिया, वो है ना मिडल वाला चीज का आंसर देगा। उससे तुम्हें सीखना पड़ेगा कि जवाब कैसे देते हैं। अगर सीखना है ना तो उससे सीखना कि जवाब कैसे देते हैं। जवाब देने में ही इज नंबर 1 इन इंडिया। अरे भाई आतंक मचा रखा है उसने, गजब। मैंने उससे बढ़िया फॉरेन मिनिस्टर आज तक इंडिया में नहीं आया, आज तक नहीं आया। सुषमा स्वराज थी, बट उससे भी मैं बोलूंगा, मैं उनको, मेरे हिसाब से वो टॉप है। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आई सारी बातें। तो 3 साल कम से कम कंपनी को होना चाहिए बिफोर पॉलिटिकल अंडरमाइनिंग द स्कीम्स, दिस मेक्स द इजी फॉर डाइंग, ये सब फालतू की बातें। आगे बढ़ते हैं, अपने मेन पॉइंट पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। सिंस द बॉन्ड्स आर बॉट थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन अ पोजीशन टू नो हु इज अ, अब एसबीआई से होने की वजह से, एसबीआई बैंक में तुम जब जाते हो ना बॉन्ड्स खरीदने, तब तुम्हारा उस पेपर में नाम नहीं होगा, लेकिन तुम्हें केवाईसी तो तुम्हारी है वहां पे, है कि नहीं है? तुम केवाईसी करोगे वहां पे, बैंक में अकाउंट खोलोगे, तभी तो तुम पैसा दे पाओगे। बैंक में पैसा कहां जमा करोगे? अपने अकाउंट में, फिर तुम्हें बॉन्ड मिलेगा। तो तुम्हारी केवाईसी तो है ना वहां पे। तो गवर्नमेंट तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी पता लगा सकती है इन पोजीशन, और तुम ही बॉन्ड लेके जाओगे पार्टी के पास जमा करने। कौन भेजे हैं? मोटा भाई जी भेजे हैं, है ना? मोटा भाई जी भेजे हैं, तो मोटा भाई पता है उसे कि मोटा भाई ने इतना पैसा दिया उस पार्टी को, लेकिन दूसरी पार्टी को नहीं पता और हमें नहीं पता, लेकिन उस पार्टी को पता है कि मोटा भाई ने मेरा सपोर्ट। गुड। तो सिंस द बॉन्ड आर बॉट थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केवाईसी से पता चल जाएगा। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन अ पोजीशन टू नो हु इज द डोनर, कौन है उसे पता है। सो दिस एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रेटन्स द फेवर विच एवर पॉलिटिकल पार्टी इज रूलिंग एट द, जो रूलिंग में होगा, गुड, उसको पता होगा और उसी को ज्यादा मिलेगा, बाकी पार्टीज को ठेंगा मिलेगा। कर सकता है, कर सकते हैं।
लेकिन ये पॉइंट वैलिड नहीं है कि वो पता कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर किसी का नाम नहीं है। वो उनका तो पता कर सकता है कि किसने दिया, क्योंकि वो बॉन्ड ले जाके उसको देगा ना, तो देख ही लेगा भाई मोटा भाई ने भेजा है, वो पूछेगा ना किसने भेजा, मोटा भाई ने भेजा है। मोटा भाई बहुत सारे हैं, सिर्फ एक नहीं है, तुम हंसो मत। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड दैट द लिमिट फॉर रिपोर्टिंग द डोनेशन व्हिच वाज 20,000 शुड बी ब्रॉट डाउन टू, अभी कितना हो गया, 2,000 रुपये। सो इट कुड बिकम अ कन्वीनियंट चेंज फॉर बिजनेस टू राउंड ट्रिप देयर कैश पार्क्ड इन द टैक्स हेवंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन फेवर, मानी की वही ब्लैक का व्हाइट मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है कि सर ये सारी जो थ्योरी आपने पढ़ाई, अब इसका वर्डिक्ट क्या है, ये है कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन द इलेक्टोरल, स्ट्राइक डाउन मैंने बंद कर दिया क्या, इलेक्टोरल, बिकॉज दिस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्ररी एंड वायलेटिव अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है, सुनो, इक्वालिटी बिफोर लॉ and equal protection of law, article 40, right to equality, right to equality में इक्वालिटी बिफोर लॉ के अनुसार इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी लोग इक्वली लॉ के अनुसार सभी लोग इक्वली प्रोटेक्टेड है, किसी को ज्यादा फेवर कम फेवर वाला सिस्टम अपने देश में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है। सो दिस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप बाय द गवर्नमेंट, सो दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अंडरस्टूड? दिस इज अ हिस्टोरिक, सुनहरे अक्षरों में इसे लिखा जाएगा तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, सब जगह, कि ये हिस्टोरिक जजमेंट है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं केशवानंदा भारती केस में ये हुआ था, फंडामेंटल राइट में ये चेंज हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटी में ये चेंज हुआ था, उसी तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक जजमेंट है। बैरली वीक्स बिफोर द लोकसभा पूल्स, लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन ऑन थर्सडे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2018 का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया था स्कीम, एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग, गलत अवैध पॉलिटिकल फंडिंग को रोक लगा दी। हाईलाइटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एसेंशियल फॉर द वोटर को पता होना चाहिए, हमें तुम्हें पता होना चाहिए किस पार्टी को कितना फंडिंग मिल रहा है, किसे क्या फायदा हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। अरे भाई ऐसे तुम फंडिंग दे रहे हो। टू एक्सरसाइज देयर फ्रीडम ऑफ वोट इन इफेक्टिव मैनर, 5 Constitution Judge Bench Chief Justice of India D.Y. Chandrachud said that changes made in the law implements with the scheme were unconstitutional. So this was very unconstitutional और सुप्रीम कोर्ट में 5 जज की बेंच ने इस चीज को बंद किया, खारिज किया। करेक्ट, पांचों ने इसी को सपोर्ट किया कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अंडरस्टूड द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट इसमें? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और एमसीक्यू क्वेश्चंस के नजरिए से भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। क्या बोल रहा हूँ? खाली कल की वाली तो नहीं है, बस बाकी सारी है। उसमें है ना, क्या नाम है वो, टेलीग्राम चैनल? नहीं तो स्टडी एक्सप्रेस, हाँ मैंने 2 दिन का टॉपिक था ना वो, तो कल वाली मैंने नहीं डाला था, मेरे को कुछ काम था, मैं भूल गया था। आज मैं दोनों डाल दूंगा। तुम्हारा आरबीआई वाला, रोल ऑफ आरबीआई वाला मैंने पढ़ाया था एक, और आज वाला जो ये पीडीएफ है, ये दोनों आज मैं डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहो, वहाँ पे देखा करो, जो भी होगा वहाँ पे डंप हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलो मजा आया, ये टॉपिक पढ़ गए, अच्छा टॉपिक।